हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स जो आपके साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, सारी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर बैठे हुए हैं। सीजीपीएससी 2022 में सर का रैंक 53rd है एंड लेट्स वेलकम निशांत कोरे जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्ते। आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड आपको टैग भी किया गया है। तो आज आपसे आपकी सारी स्ट्रैटेजीज हम लोगों को जाननी है, बट उससे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर, मैंने स्कूलिंग बिलासपुर से की थी और फिर हाई स्कूल मैंने युगांधर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव से किया था। फिर मैं वापस 11th-12th यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल से मैंने किया और फिर मैं ग्रेजुएशन मैंने एनआईटी रायपुर से बीटेक किया है। और फिर मैंने 2021 से मैंने सीजीपीएससी की तैयारी चालू की थी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मैंने 53rd रैंक इस बार सिक्योर की है। बहुत सही, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जल्दी डीएसपी बनने वाले हैं। तो सब कुछ जानना है आज कैसे आप तैयारी की है, क्योंकि आप एक थोड़ा डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे मुश्किलें आपने फेस की, बहुत सारे डायलामाज में रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या ये फील्ड मेरे लिए बना हुआ है। तो कैसे लगे रहे वो सब कुछ जानना। पर सबसे पहले सक्सेस वाला दिन, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, वो कैसा मोमेंट था, किनको कॉल किया, क्या क्या था वो? जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन काफ़ी लेट आया। मेरे ख्याल से 11 बजे रिज़ल्ट आया था। तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तक वेट कर रहा था। और तो क्योंकि जल्द मतलब सो ज़्यादा उस समय इंसान, तो मैं भी सोने ही वाला था जस्ट तैयारी करके। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बोला कि अब इस बार तो नहीं आएगा, अब हो सकता है डिले हो जाए और अगले दिन आए। तो साढ़े 10 बजे करीब मैं अपने बेड में सोया हुआ था। मम्मी मेरी कंटिन्यू बार बार रिफ़्रेश करके वेबसाइट को देख रही थी, अब आएगा तब आएगा अब आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आया, मम्मी मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में मेरा कमरा है, मम्मी ग्राउंड फ्लोर से चिल्लाते हुए आई कि तू डीएसपी बन गया, डीएसपी बन गया। और पूरे मतलब थोड़ा हमारा घर बाजू बाजू से सटा हुआ है, तो सब लोग, वो लोग भी, पड़ोसी लोग, क्या हो गया क्या हो गया। तो अरे तू डीएसपी बन गया, ये हो गया। और तुरंत अब मेरे से बात करना छोड़ के मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोली, बस इतना बोली कि तू डीएसपी बना। बाकी फिर इधर उधर फ़ोन लगा सब जगह से फ़ोन लगा रही है, सबको बता रही है कि ऐसा ऐसा। तो उस दिन मेरे ख्याल से रिज़ल्ट वाले दिन लगभग 50 लोग को फ़ोन गया होगा। पापा भी मेरे से बात नहीं किए आके, वो डायरेक्ट अपना ही फ़ोन में अपने फ्रेंड्स को, अपने कुछ लोगों को बताए जा रहे थे कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा आएगा, बेटा निकाल लिया है निकाल लिया है। तो मेरे से तो वो लोग बात ही नहीं किए। मतलब हम लोग बात किए 1-2 बजे रात को। तो फिर बोले फाइनली जा रहे हैं हम लोग सोने करके। लेकिन किसी को भी नींद नहीं आई, जिनको बताए थे फ़ोन करके उनको भी नींद, रात भर नींद आई, हमको भी नहीं आई। मैं ऑलमोस्ट 72 आवर्स, फिर उसके बाद सुबह से लोगों का आना जाना चालू हो गया था। और फिर मेरे कुछ कजिन्स वगैरह हैं जो ढोल वोल लेके आ गए थे घर में। तो बहुत काफ़ी मतलब एक ऐसा था कि आपको जो पूछ नहीं कभी, मतलब इस टाइप का आपको रेस्पेक्ट नहीं मिला, वो आपको इस समय रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है। आपको डे 1 से ही, जब आपका पीडीएफ में नाम रहता है आपका, उसी समय से अच्छा टाइम चालू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई थी मेरे लिए कि मेरे को ये देखने का मौका मिला और इस टाइप का प्यार मिला लोगों का कि लोग आए मेरे पास। फिर 72 मतलब 3 दिन तक, मतलब लगभग तो मैं सो भी नहीं पाया था, खुद से ही नहीं सो पाया था। और सिर्फ बात ही किया मैंने फ़ोन में। आए दिन फ़ोन आता था, हर 1 घंटे में फ़ोन आता था। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। प्राउड मोमेंट। माँ बाप भी मतलब इससे ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं। और ये एक पूरी जर्नी रहती है ना, जिसमें आपका स्ट्रगल देखते हैं, आपके माँ बाप देखते हैं कि कितने सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, आ नहीं रहे हैं, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोमेंट ही अलग रहता है। आप किनको किनको कॉल किया और कैसा था उसमें माहौल? सबसे पहले तो मैंने अपने मामा को कॉल किया था। हाँ, मैंने सबसे पहले फ़ोन उन्हीं को किया था। मेरे मामा बहुत खुश हो गए थे। मतलब वो मेरे को ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने उनको फ़ोन किया और वो शायद चेयर वेयर से जंप कर गए थे सुन के कि अरे वाह यार बॉब, मेरा घर का नाम बॉबी, तो अरे वाह यार बॉबी बोल के थोड़ा ना बहुत एक्साइटेड हो गए थे वो। तो एक कॉल मैंने उनको किया। एक मेरी मौसी है, उनको मैंने कॉल किया था कि मौसी जी हो गया करके। तो वो बहुत दिन से पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको फ़ोन किया मैंने, वो था। और कुछ कुछ दोस्तों को, कॉलेज के 1-2 दोस्त थे,
और तो ज़्यादा मतलब ऐसे दोस्त रहे नहीं जिनको कॉल करके बताया जाए, क्योंकि आप एक सर्टेन एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो आपको फिर ये जो सक्सेस है वो भी खुद में थोड़ा डाउट होने लगता है। हाँ। तो ज़्यादा मैंने किसी को कॉल नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को एक दो थे उनको ही मैंने फ़ोन किया, और कुछ रिलेटिव्स थे उनको फ़ोन किया। ओके, तो आपका मीडियम कौन सा था जिससे आप? मेरा इंग्लिश मीडियम था, मैंने English पूरा medium। पेपर इंग्लिश में लिखा है, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के, मतलब लैंग्वेज का जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन होता है। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि सीजीपीएससी जो इंग्लिश मीडियम में दिलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है? कई लोग जैसा कहते हैं कि कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कंटेंट आपको हर जगह से मिल जाएगा, और जैसे छत्तीसगढ़ जीएस की बात है तो एक तो वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको जो छत्तीसगढ़ में आपको अगर किसी चीज़ का नाम याद रखना है, ट्रिवियल नॉलेज आपको रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसका बाउंड्री शेयर करता है, तो इसमें मीडियम का तो कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है। और मीडियम का इशू आपको कहाँ होगा कि आप हिंदी या छत्तीसगढ़ी मतलब लिखने में आप कंफर्टेबल ना हो लैंग्वेज वाले पेपर में, तो उसमें शायद थोड़ा लोगों को जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत हो सकता है। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप हिंदी में न्यूज़पेपर भी आप हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, है ना। और मोस्टली जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे डीपीआर में जो रहती है पब्लिक रिलेशन वाली जो वेबसाइट रहती है छत्तीसगढ़ की, वो भी ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ी में ही वो लोग अपडेट कर, मतलब हिंदी में अपडेट करते हैं छत्तीसगढ़ की न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और हिंदी मीडियम से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में लिखने में मतलब फास्ट लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने इसको चूज़ किया। और मीडियम का कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस प्ले नहीं है, क्योंकि कंटेंट सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में मेंशन किया था, तो वो वेबसाइट ऐसी है कि उसमें आपको प्रिपरेशन का आपका जो 90% का वर्क होता है ना, कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी कैसे होनी है, वो आपका 90% जो हार्ड वर्क है वो वेबसाइट जो होता है वो आपका ले लेता है, क्योंकि आपको कंपाइल करके दे देता है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज। आपको बहुत जगह ऐसे नहीं मिलेगा कि टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं। जैसे बायोलॉजी से है, तो बायोलॉजी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था प्लांट का, है ना, जो न्यूट्रिशन और उसके न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन है, तो उससे जो 4-5 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको भी वो लोग कंपाइल कर इस लेवल का कंपाइल करते थे कि वो एक टॉपिक से ही आपको दे देते, ताकि आप उस टॉपिक को जब प्रिपेयर करो तब आपने आपको चेक करने के लिए आपके पास 4-5 क्वेश्चन का आपके पास मॉडल क्वेश्चन हैं, और उनके क्वेश्चन के वो भी है, टेस्ट सीरीज भी हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज। कौन सा वेबसाइट है? ये सीजी कंपटीशन पॉइंट करके है। ये वेबसाइट मेरे ख्याल से कोविड के बाद अपडेट नहीं हुई थी, लेकिन अभी फिर से वापस अपडेट होना चालू हो गई थी। तो 21 और 22 का दोनों का भी लेटेस्ट अपडेट उसमें अवेलेबल है, लेटेस्ट मटेरियल्स। तो उसमें ऐसा है कि आप कंटेंट देखेंगे तो आपको सोशोलॉजी के भी कंटेंट मिल जाएंगे। और पेपर 7 का जो वो वाला पोर्शन है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस वगैरह के नाम मतलब इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस और उनके बारे में पूछता है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो बहुत काफ़ी अच्छे से कंपाइल करके उन्होंने उस सिलेबस को कवर किया है उसमें। तो वो एक आप वेबसाइट रिफ़र कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो डीपीआर की वेबसाइट है छत्तीसगढ़ की, वो की है। और न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पोर्शन होता था, और एक पत्रिका में छत्तीसगढ़ वाला एक पोर्शन आता था, तो उसको शौकिया तौर पे पढ़ता था, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देता था मैं न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर क्योंकि बहुत बल्कि होता है, लेंदी भी होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो मैंने सिर्फ फोकस किया कि एडिटोरियल्स और फ्रंट पेज में पढ़ूंगा। तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? आप कितना समय क्या क्या चीज़ों को टाइम देते थे? जी, तो मैं 9-10 बजे उठता था। 9-10 बजे उठ के मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करके हल्का वॉक कर लेता था, घर में ही वॉक कर लेता था, या कुछ योगा वगैरह कर लेता था, ताकि बॉडी थोड़ी चलती रहे, क्योंकि आपको एक लंबे समय बैठना होता है और बॉडी को स्ट्रेचिंग वगैरह काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आप सुबह वो कर लिए। अब आप सुबह, जैसे मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि सुबह वो चले जाते हैं ड्यूटी पे, 9 बजे 10 बजे से पहले चले जाते हैं, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता था उनसे बातचीत करने का। तो मैं उनसे पहले सुबह उठ के बातचीत कर लेता था, ताकि मेरे को पूरा थ्रू आउट द डे मेरे को मोटिवेटेड फील हो, या मेरा मोटिवेशन का काम करते थे वो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपना दिन चालू किया। मैं सबसे पहले सिलेबस खोल के बैठता था। सिलेबस को मैं देखता था कि आज मेरे को कौन से टॉपिक
पढ़ने हैं। तो मैं एक पेपर को, कोई सा भी एक पेपर का, पेपर वन तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, क्योंकि पेपर वन में ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन उसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। जैसे लैंग्वेज का पेपर, उसमें आपको एक शब्द लिखना है, दो शब्द लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, वो एक समझने और पढ़ने की बात है। बाकी आपके जो बाकी जीएस के पेपर्स हैं, जो हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया और ज्योग्राफी हो गया और ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट हैं, जो कि थोड़े ट्रिकी हैं लिखने में। आपको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन आप जब लिखने बैठते हैं, क्वेश्चन का आंसर करने बैठते हैं, तब आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगने लगता है, क्योंकि आपको थ्रू आउट वो नॉलेज नहीं रहती है। तो आपको एग्जैक्ट वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चन निकाल लेता था एक टॉपिक से कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन के अराउंड में अपना नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर लेता था इधर उधर से, मल्टीपल सोर्सेज से। तो पेपर वन के लिए आप कौन से बुक्स रेफर करते थे? पेपर वन के लिए तो विनय पाठक सर की है छत्तीसगढ़ी के लिए, और हिंदी की भी बुक आती है सेम, हिंदी व्याकरण। और बाकी इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था मेरा, ज़्यादा उसमें कुछ ध्यान नहीं देना पड़ा। डेली लैंग्वेज के लिए मैंने डेली टाइम निकालता था, सिर्फ इतना कि मैं सिर्फ जो हाना होता था, मुहावरे होते थे, वो एक बार ऐसे ही मैं पढ़ लिया, 15-20 मिनट शुरू में पेज खोल के पढ़ लिया, और मैंने वर्ड मीनिंग्स को काफ़ी रटा, मतलब जो मीनिंग लिखा रहता है उसको भी, और अनुलोम विलोम को रटना। तो रटने का काम मैंने पेपर वन में बहुत किया है, छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में और हिंदी वाले पोर्शन में। बाकी इंग्लिश तो नॉर्मल थी, मतलब इंग्लिश बन जाता था मैं ज़्यादा। तो आप रोज ये टाइम देते थे, उसके बाद क्या क्या करते थे आप? पेपर वन के बाद फिर मैं पेपर वन तो आपको रोज ही करना है, क्योंकि उसमें साहित्यकार वगैरह के भी नाम है, वो काफ़ी बड़ी लिस्ट है वो। तो आपको हर साहित्यकार को, 2-3 साहित्यकार को पढ़ना है, और थ्रू आउट डे याद रखना है आपको। पेपर में चिट बना लीजिए उसको, मतलब पढ़ते रहिए कि ये आपके ध्यान में रहेगा वो चीज़। आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे। तो आपको कोशिश अपने तरफ से पूरी रखनी है। वो साहित्यकार और साहित्य के नाम भी आपको रखने हैं, क्योंकि 5 नंबर का ऑलमोस्ट इस बार मैच द फॉलोइंग उसमें पूछ लिया था, प्रीलिम्स में पूछ लिया था, और मेंस पे भी इस बार आया था 5 से 10 नंबर का, तो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जीएस वाले पोर्शन के लिए मैं छत्तीसगढ़, मेरा इंडियन जीएस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, और मैंने एक बार और कवर कर चुका था इंडियन जीएस जब यूपीएससी। हाँ, जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने इंडियन जीएस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया होता। लेकिन छत्तीसगढ़ जीएस के लिए मैं डायरेक्ट चालू किया कि मैं बुक पढ़ना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा, एक तो लेंदी प्रोसेस है ना। अगर आपको कोई चीज़ पहले से नहीं मालूम है और आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप जीएस के वीडियोस, जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं कंपटीशन कम्युनिटी के, उसमें मैंने करीब 45 वीडियोस है, मैंने उनको 2x में करके देखा था। काफ़ी 1.5 घंटे का वो वीडियो रहता है, तो 2x में करके आप एक बार पूरा वीडियोस देख लीजिए। कुछ हफ्ते 10 दिन लगेंगे, पूरा वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन आपको ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने वो एक प्रैक्टिस किया कि मैं वीडियो तो सारे देख लूँ, छत्तीसगढ़ जीएस मैं एक बार पूरा कवर कर लेता हूँ। तो मैंने एक बार वीडियो के थ्रू मैंने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बुक खोली, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की बुक है हिस्ट्री के लिए, छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए। तो मैंने वो देखा, तो वो हिंदी में लिखा हुआ है, और थोड़ा वैसा है कि ऑथेंटिक सोर्स है वो पढ़ने के लिए। हालांकि उसमें हर चीज़ें ना आपको नहीं मिलेंगी, जैसे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कंपाइल करके देते हैं हिस्ट्री का मटेरियल, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही अपडेटेड चीज़ें रहती है। तो आप, लेकिन आप उसको पढ़िए कहानी के तौर पर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तो आप उसको ग्रंथ अकेडमी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है वो। तो उसमें जो ज़मींदारी वाला सेक्शन है ना, तो वो आपको कहीं हर जगह नहीं मिलेगा। तो जो प्रीवियस ज़मींदार थे, प्रिंसली स्टेट थे, तो उसका आपको कंटेंट उसमें अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन वो हिंदी मीडियम में, तो आपको हिंदी उतनी ही एफिशिएंटली पढ़नी आनी चाहिए, और उसको आप इंग्लिश में, नॉर्मल जो लैंग्वेज आपका इंग्लिश, उसमें लिख सकते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस की थ्रू आउट डे में। एक बार 2 वीडियोज़ 3 वीडियोज़ देख लेता था छत्तीसगढ़ जीएस के। फिर उसके बाद मैं प्रीलिम्स मेरे लिए इस बार था कि मेरा प्रीलिम्स टारगेट है, प्रीलिम्स को मैं इस बार निकाल कर आऊँगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ना होना मतलब पूरा पेपर, आपका जो प्रैक्टिस है, जो आपकी पढ़ाई है, और सब वेस्ट हो जाती है।
क्योंकि पढ़ाई किसी पर्पस के लिए करनी, कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई एक पर्पस या गोल को सर्व कर रहा हो तभी आपको उस काम को करना चाहिए, वो उस काम की ऑथेंटिसिटी आपको देता है। तो जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ना चालू किया, तो मैं प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर का बुक आती है, बुकलेट आती है, उसमें ACF का भी रहता है प्रीवियस ईयर, और बाकी एग्जाम्स के भी रहते हैं। किसकी बुक है? वो CG प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे करके ये बुक है, मैं व्योम व्यापम ऐसे करके कुछ एक पब्लिकेशन है। मैं अपने उसमें शेयर कर दूंगा कभी, बिल्कुल है ना। तो वो एक नॉर्मल सी बुक है, आप वो जाके एलोरा बुक डिपो में बोलेंगे तो वो आपको दे देगा, कोई भी बुक उठा ली मतलब प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन तो सारे सेम ही है। तो उसमें सॉल्ट दिया, उसमें एक तकलीफ ये है कि उसमें ना सॉल्ट दिया रहता है, जस्ट उसके नीचे आंसर लिखा रहता था, ABCD ऑप्शन ऐसा जो करेक्ट आंसर है। तो मैं बुक को इतनी बारीकी से पढ़ता था उसमें कि उसमें कई सारी गलतियां भी मैंने निकाल ली थी उस बुक में। तो ये मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन मैं अपने आप को रोज दूं, कि 20 से 30 क्वेश्चन मेरे प्रीलिम्स, रोज तो नहीं हो पाता ये चीज़ कंटिन्यू, आप लॉन्गर रन में आप रोज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी आपको ऐसा कोई टॉपिक पढ़ना होगा जो काफ़ी लेंदी है। जैसे हफ्ते में एक दिन आपको CSET के लिए देना पड़ेगा, तो CSET के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था कि जो मैथ्स के पोर्शन है, तो मैथ्स में आजकल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है प्रीलिम्स के सेकंड पेपर में। तो उसके लिए रेशियो, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये सब थोड़ा पढ़ के, तो काफ़ी समय से ये सब चीज़ें नहीं पढ़े रहते ना आप, तो इस सब चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ता है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप बुक से पढ़ते थे कि नहीं, वीडियो लेक्चर्स आपको एप्टीट्यूड के काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैराथन में करवाते हैं, जैसे 2-3 घंटे का लेक्चर, कई लोग 4 घंटे का लेक्चर डाल देते हैं। तो आप 1-3 हफ्ते में ऐसा निकालिए, आपका जिस दिन ब्रेक है, जिस दिन आपका नहीं पढ़ने का मन है, तो हफ्ते में एक दिन आप निकालिए उसको और उस लेक्चर को देखिए, और उस लेक्चर के साथ साथ आप बनाते रहिए CSET के पेपर्स। तो ये मेरा प्रीलिम्स को लेकर स्ट्रेटजी था कि मैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं इसके करता था, और हफ्ते में एक बार CSET के क्वेश्चन सॉल्व करता था। ओके। और मेंस के लिए कैसे करना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स निकलने के बाद करना चाहिए या फिर उससे पहले ही आप तैयारी करना चालू कर सकते हैं? मेंस तो आपको डे 1 से ही आपको फोकस ये रखना है कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि प्रीलिम्स जस्ट एक हर्डल है, आपको लिखना मेंस में ही है। तो आपका असली नॉलेज जो भी है आप पढ़े लिखे हैं वो सब वहीं काम आएगा, प्रीलिम्स में ज़्यादा इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो किसी को नहीं बनते हैं, और बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, जैसे राजनांदगांव का विजिट कब हुआ था CM का, ये मतलब कोई भी नहीं याद रखेगा ये चीज़। और जैसे गिल्ली डंडे का साइज था, तो वो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड लोगों को कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन गिल्ली डंडे का साइज पूछेगा और ये सब, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन मेरा सही था, मैंने सही टिक करके आया था मैं तो। लेकिन आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, आपके क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। तो प्रीलिम्स का ये रोना है, लेकिन मेंस में आपके सिलेबस से स्टिक होके क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ते हैं क्वेश्चंस, तो फिर आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे। आपके मतलब वो रेस में जैसे 10 मार्क्स 5 मार्क्स बहुत डिफरेंस कर जाता है, तो उस रेस में आप पीछे रहेंगे। तो आपको डे 1 से मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेंस का जो पेपर होता है 5 दिन का, तो उसमें आपका ऐसा रहता है कि 4 दिन का पेपर है, तो आपको एक तो सोने का टाइम नहीं मिलता, 4 दिन आप नहीं सोते बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सो गए तो आपको खुद में टेंशन है कि अरे सो गया। तो 1-8 घंटा मैं सोया था, वो 4 दिन में 1-8 घंटा सोता था। तो आपको रिवीजन भी करना है पूरे एंटायर ईयर का, जो आपने पढ़ा है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। तो आप ऐसा करके रखिए साल भर से प्रिपरेशन, कि आपको जो है वो 4 दिन जो है आपके वो इतने मतलब इजी हो जाए आपके लिए। वो 4 दिन को इजी करने के लिए आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू बैक पेपर है ना। तो उसमें चीज़ें रिकॉल करनी है, एट द सेम टाइम लिखना भी है उसको। उसके बाद लिखने के बाद आपको ये भी देखना है कि कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन छूट तो नहीं गया,
क्योंकि कई पार्ट में पूछते हैं ना क्वेश्चन उन लोग, जैसे अगर इस बार तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी पार्ट में मतलब पूछ दिए थे कई सारे क्वेश्चंस को। तो वो पार्ट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पार्ट क्वेश्चन का ये पार्ट छूटा तो नहीं है, तो आपको चेक भी करना है, आपको लिखना भी है, आपको याद भी करना है उसी समय, और आपको एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरिंग भी करना है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ना करके आप उसको पहले ही कर लीजिए। एक ऐसा सिमुलेटेड इन्वायरमेंट आप क्रिएट करिए कि आपको घर में ही आप बैठ के या कहीं कोचिंग में जहाँ पेपर दे रहे हैं तो आप जाके वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट में आप उस पेपर को दीजिए कि ताकि वो 4 दिन आपको ईजी लगे। क्या क्या पेपर्स होते हैं सर? ऑर्डर क्या रहता है? मतलब पहले दिन कौन सा होगा, फिर मतलब सेम अगले दिन क्या रहता है? जैसे फर्स्ट डे पेपर रहता है लैंग्वेज का, पेपर 1। फिर सेकंड हाफ में ऐसे का पेपर रहता है। तो ऐसे के पेपर में जैसे सेकंड हाफ में ऐसे का पेपर है तो आप घर से खा के निकले है ना, लंच किया आपने, और बहुत धूप है, बहुत गर्मी, मतलब उस समय मेरा जो सेंटर था वहाँ पर 4 दिन लाइट नहीं थी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, बेंच तप रहे थे, बेंच हिल रहे थे, और कंटिन्यू लू चल रही थी मिशन स्कूल में। तो वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए टफ हो जाता है ना कि आप 2 बॉटल में पानी लेके जाता था, दोनों पानी का बॉटल ख़त्म हो जाता था। तो आपको पानी पीने का समय और आपको अपना लिखने का दोनों मैनेज करना पड़ता था। तो लंच करने के बाद वो थकावट और वो लेजीनेस आती है ना जो दोपहर के समय, वो आप सोए नहीं, पिछले 3 दिन से भी नहीं सोए, और अभी अब 4 दिन आने वाले हैं जो आपके नींद नहीं पड़ने हैं। तो सेकंड हाफ में ऐसे का पेपर है। फिर सेकंड डे आपका पेपर 3 जो होता था आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें आपको सीजी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी का पार्ट है ना। फिर उसके बाद आपका 4th पेपर होता था इसका साइंस का, और मैथ्स उसमें पढ़ना है। और फिर आपका 5th पेपर होता था इकोनॉमी, ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। 6th पेपर आपका होता था फिलॉसफी और सोशलॉजी का। फिलॉसफी और सोशलॉजी आपका अगर सेकंड हाफ में लिखने बोल दे तो आप तो सो ही जाएगा इंसान। फिर उसके बाद अगले दिन पेपर आता है पेपर 7, जिसमें वेलफेयर डेवलपमेंट और आईपीसी और सीआरपीसी और ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे। हाँ, आईआर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो ये सारे इतना डाइवर्स सिलेबस आपको 1.5 साल के अंदर आपको पूरा करना है। तो आप ये 1.5 साल के अंदर, आप 1.5 साल मतलब मेरे को तो ज़्यादा समय लगा, बाकी जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो 1.5 साल ही उनको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे। निकालते भी हैं, कई लोग निकालते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं पेपर। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके पीछे हमेशा तैयारी रहती है जी। मतलब आप ये तो आपके लिए अगर 1.5 साल है तो वो इसलिए कि आप यूपीएससी का कर चुके हो, वो इंडिया जीएस वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो चुका है। बट यहाँ पर आपको वो इंडिया जीएस भी करना है, सीजी जीएस भी करना है, लैंग्वेज भी करना है, और एप्टी सीसेट तो है ही। आई थिंक टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और लेंदी प्रोसीजर भी है। आपको मेहनत भी करनी है, हार्डवर्क भी करना है, साथ में आपको कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स भी हैं आपके लाइफ के, वो भी फेस करने हैं। तो ये आपका रोज का हसल है, कंटिन्यू आपको 1.5 साल हसल करना है ना, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत फ्रूटफुल आपको चीज़ें मिलती है। ओके। फिर आप इंटरव्यू के बारे में बताइए, कैसे तैयारी किया आपने? सर, इंटरव्यू की तैयारी मैंने एक मॉक दिया। एक मॉक में जैसे मैं आपसे अभी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। अभी यही आप मेरे से एग्ज़ाम के पहले अगर आप कोई इंटरव्यू या कोई किसी से फॉर्मल डिस्कशन करने बोलते तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा हिचकिचाता। तो वो मेरा मॉक इंटरव्यू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में फर्स्ट मॉक इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरे कॉन्वर्सेशन स्किल्स के लिए कुछ नहीं बोला, जो बस मेरे ड्रेसअप के लिए थोड़ा बोला। उस समय मतलब प्रिपेयर होके नहीं गया था मैं, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी मैंने, तो क्लीन शेव करने बोले थे वो, और प्लस ये बोले थे कि हैंड जेस्चर ज़्यादा मत देना करके। लेकिन हैंड जेस्चर तो अगर आप नेचुरल आपका बोलने का कुछ है तो आप पैशनेटली किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो आपके अंदर आ ही जाता है। तो वो 2 चीज़ मेरे लिए को मना गया था कि आप ये नहीं करिएगा करके। तो ड्रेसिंग आप सही से फॉर्मल पहन के जाइएगा, और ये कि आप हैंड जेस्चर ज़्यादा नहीं करिएगा।
उन्होंने मॉक इंटरव्यू में से जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैं सतनामी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को मॉक इंटरव्यू में यही पूछा कि गुरु घासीदास के बारे में कुछ बताइए। फॉर्चुनेटली वही सेम क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में भी मेरे से सेकंड या थर्ड क्वेश्चन पूछा कि आप गुरु घासीदास के बारे में कुछ बताइए। तो ये मॉक इंटरव्यू आपको डेफिनेटली हेल्प तो करता है, क्योंकि जो आपकी ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आपके फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो आपको उन लोग को जो ऑब्वियस चीज़ें दिख रही हैं ऊपर ऊपर में, आप उनको तो लेने हैं। करीब मेरे ख्याल से एक दिन में 60 बच्चों का इंटरव्यू होता है वहाँ पर। तो वो लोग एक कैंडिडेट को मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के ही अंदर उनका रहता है। कई लोग का 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ही चलता है इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू मेरा चला था ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। तो फिर वो 20 मिनट्स इंटरव्यू में मेरे से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसका आंसर भी मैं नहीं दे पाया। जैसे मेरे से पूछे थे कि ये मौर्य पीरियड और उसके बाद के जितने भी डायनेस्टीज़ है उनके वो बताइए, पूरा पीरियड कालखंड में उसको वो करिए। तो अब मेरे को एग्जैक्टली वो कालखंड मेरे को याद नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि वो फिगर ऐसा है कि थोड़ा सा भी मैं नहीं चाह रहा था कि ये मेरे से मिस्टेक हो। तो मैंने उस समय बोला सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके कंटेम्प्रेरी क्या थे, है ना, उनके समय में क्या क्या फेमस चीज़ें हुई थी और क्या क्या चीज़ हम उनसे पढ़ते हैं। तो एक मैम ने टोक के बोला कि आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी है? तो मैं बताया कि बहुत हम्बली बोला मैंने उनको कि मैम मैंने प्रिपरेशन के लिए ही, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए ही हिस्ट्री पढ़ी थी, और कोई मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको, मतलब आप आते हुए भी आप नहीं बता सकते। मतलब आपको अपने अंदर इतना वो नहीं रहेगा ना, कॉन्फिडेंस वहाँ पर, कि आप गलत चीज़ें बोलो। गलत चीज़ें बोलना ना बोलने से कहीं गलत है। तो गलत चीज़ें आप नहीं बोल सकते वहाँ। आप मत बोलिए, भले पास कर, मतलब नहीं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ बोल के सॉरी बोल के आगे बढ़ लीजिए, लेकिन आपको गलत आंसर वहाँ नहीं देना है। तो मेरे से ये भी क्वेश्चंस पूछे थे कि टूरिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, टूरिज़्म कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने उनको टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें बताया। फिर जैसे मेरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट है, स्ट्रीम, तो जैसे मैंने हेल्थ टूरिज़्म बताया था, तो मेरे से अपने मेरे सब फील्ड के बारे में पूछना था, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ के आप इधर क्यों आ रहे हैं, उसमें तो बहुत स्कोप है। तो मैं बताया कि हाँ, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स। अभी तो कोविड के बाद तो और इसके बढ़ गए हैं, इसके अच्छे हो गया है बायोमेडिकल फील्ड, है ना, जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटी वगैरह अच्छी मिल रही है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है और रिसर्च वगैरह भी इसमें काफ़ी है। तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, और क्वेश्चन पूछे थे अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी अच्छा मेरा था। मैं थ्रू आउट इंटरव्यू मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। मैं जान गया था ये आर्या पार वाला है ये। तो मेरे को या तो पूरा फुली कॉन्फिडेंटली बैठ के यहाँ पर करना है, या तो आइदर मैं कम मार्क्स लूँ और हम्बल बन के ज़्यादा कुछ बोलूँ ना, मुंह बंद करके थोड़ा शांति से। लेकिन मैं बोला, मैं मतलब था कि एक चांस मिला है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बोलूँगा। तो मैंने अपने पूरा नॉलेज और जितना भी इतने ईयर्स का मेहनत था मैंने सारा वहीं लगा दिया। बिल्कुल। तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर किसी को इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी, क्या वो मेंस निकल जाए उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उसमें हो जाता है, या शुरू से ही आपको तैयारी करती रहनी चाहिए? देखिए सर, ये उनको वहाँ पर जो बैठे हैं, वहाँ पर बोर्ड मेंबर जो बैठे रहते हैं, वो थ्रू अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, वो ऑलरेडी जॉब में हैं वो लोग। जैसे मॉक इंटरव्यू और मेंस, मतलब जो ओरिजिनल इंटरव्यू है, उसमें यही डिफरेंस आता है कि जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, वो लोग जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, कोचिंग क्लास के टीचर्स वगैरह रहते हैं, है ना, वही लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन वहाँ जो बैठे रहते हैं वो ऑलरेडी जॉब में होते हैं और अपनी लाइफ को ऐसा देख चुके रहते हैं। तो उनका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ और उनका कन्वर्सेशन का अंदाज़ आपको अलग लगेगा मॉक इंटरव्यू से। तो अगर आप मॉक प्रिपेयर करते हैं यहाँ आके, तो आपके लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक टीचर और में मिला था मॉक के लिए, तो वो टीचर में से मतलब थोड़े उखड़े उखड़े बात करते हैं, कई लोग टीचर लोग होते हैं ऐसे। तो वो वैसा बात करने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाता है।
है ना। आप आए हैं, आपको कुछ बोल दिया इसके बारे में तो कॉन्फिडेंस, ज़्यादा मॉक इंटरव्यू के पीछे ना भागे। आप ओरिजिनल इंटरव्यू में आपका जो थ्रू आउट लाइफ आपका जो नॉलेज है, जो इनेट आपका एक्सपीरियंस है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो अब पता तो नहीं है आपको कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसी रैंडमली क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसका आपका तरीका क्या होता है आंसर करने का, और आप किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है, आप घबरा तो नहीं रहे हैं ना, तो ये चीज़ें वो लोग जज करते हैं वहाँ पर। तो आपको थ्रू आउट अपने स्टडीज़ में आपको ऑनेस्टी होना चाहिए आपका खुद में, कि मैंने प्रिपरेशन को लेके कितनी ऑनेस्टी है। अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब जो सब्जेक्ट से एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, अगर आपने ऑनेस्टी बरती है अपने फॉर्म में और आपने झूठ नहीं भरा है कोई चीज़ के, लोग इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी हॉबी डाल देते हैं, है ना, तो वैसा नहीं। जो आप हॉबी अपने अपने आप को खुद आप जानते हैं, ऑनेस्टली जानते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ें वहाँ पर मेंशन करिए, तो आपको बोलने में और आपको समझाने में आसान होगी। तो थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन और थ्रू आउट लाइफ आपका एक्सपीरियंस कहता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। ओके ओके, वो धीरे धीरे आपके अंदर वो पर्सनैलिटी बिल्ड होती रहती है कि किस तरीके से आपको मतलब वो कॉन्फिडेंट रहना है उस समय पर, वो बहुत मैटर करता है। टेस्ट सीरीज़ का क्या इम्पोर्टेंस रहता है, आपने कितना दिलाया है और कैसे उससे मतलब अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ मैंने टेस्ट सीरीज़ कंपटीशन, वो जो सीजी कंपटीशन पॉइंट की टेस्ट सीरीज़ है, मैंने वो पूरा एक टेस्ट सीरीज़ उसको ज्वाइन किया था। 1 ईयर का उनका था टेस्ट सीरीज़ का। तो और मैंने फोकस क्या किया कि मैंने जो जो आयोग के क्वेश्चंस है ना, मतलब जैसे आयोग जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, है ना, सीजीपीएससी के और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसीएफ का पेपर हो गया, और 1 डे एग्ज़ाम्स भी होते हैं व्यापम वाले, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए कि वो लोग क्वेश्चन कैसा फ्रेम करते हैं। तो आपको ये, अगर वही इतना वास्ट है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, की आपको कोई टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसी क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई हज़ारों में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे है कि उस क्वेश्चंस को आप बना के, और उस क्वेश्चन से जो नहीं बन रहा है वो आपको बता देते हैं कि ये कमी कहाँ पर है, आपकी किस डायरेक्शन में कमी हो रही है। या आपको नॉलेज में कमी नहीं है ना, तो आपका सॉल्व करने का तरीका अलग है ना, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, है ना, आप बार बार वही मिस्टेक कर रहे हैं सेम, अब 10 दिन बाद भी वही टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी 5 गलत निकल आ रहा है आपका क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आप खुद से बैठ सकते हैं, लेकिन आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये चीज़ आपको खुद करके देते हैं। आजकल ऐप्स आ गए हैं, क्रैकिट नाउ करके ऐप था, ये यूपीएससी के लिए मैंने उसको यूज़ किया था। क्रैकिट नाउ में ऐसा है कि आपको टॉपिक दिया, आपको कंटेंट दिया, कंटेंट के बाद जस्ट आपके फिर क्वेश्चंस दे देता था। तो 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से, जैसे फ्रीडम मूवमेंट है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना, गांधी से रिलेटेड आ जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। उसमें 5-6 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप ऐसा टेस्ट सीरीज चूज करिए जो आपकी प्रिपरेशन को एड करे, ना कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ाए। जैसे टेस्ट सीरीज आपको पूरा लेंदी एक टेस्ट सीरीज ले दिया एक सब्जेक्ट का, तो आप अगर उस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, कुछ टॉपिक छूट गए हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में पूछ लिया है, तो आप फिर कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे अपने आप को, फिर आप टेस्ट सीरीज अवॉइड करेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज के समय आपको फुल बेशरम बनना पड़ेगा, और आपको अपने फेलियर का छोड़ के आपको ये याद रखना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए आपको अपना फेलियर भी देखना पड़ेगा कि हाँ नहीं, फेल हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फिर से इस चीज़ में मेहनत करनी है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छे से बताती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़। ओके, आपका कैसा रैंक आया करता था? जब कम आता था तो कैसे इम्प्रूव करते थे? ऐसे तो मैं रैंक वाला टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था, मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लेके पूरा प्रिपरेशन किया है। मेरा ऐसा स्ट्रेटजी था कि मेरे को मतलब और कई बार टेलीग्राम में, जैसे खाली टाइम मिला या कहीं बाहर हैं आप ना, तो टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, है ना, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और यही सब चीज़ें आपको ऐड करेंगी। जैसे मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था जाना कोचिंग, मैं टाइम नहीं निकाल पाता था, या मेरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा था उतना। अगर मैं कोचिंग जाता तो मेरा सिलेबस और ये सब मैं उनके पेस में करता, लेकिन मेरे को चाहिए था कि मैं अपने पेस में
अपने लिए कंफर्टेबल होके मैं अपना ही एक एनवायरनमेंट बनाऊं जहाँ पर मैं चीज़ों को अपने लिए इम्प्रूव करूं। क्योंकि कोचिंग में तो देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो किसी का ही सिलेक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये कोचिंग वाला फैक्टर ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अपने ऊपर डिटरमाइंड है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, तो आप कोई भी चीज़ का सहारा लेके इम्प्रूव कर सकते हैं जो भी आपके लिए वर्क कर रहा है। ओके। जी। और मेंस के लिए कैसे करते थे फिर आप? मेंस की टेस्ट सीरीज या लिख के कैसे चेक कराते थे? मैं जैसे कि मैं खुद से ही चेक करता था अपना। एक टाइम फ्रेम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक आपका टाइम फ्रेम, कि आपको 2-3 मिनट में क्वेश्चन लिखने हैं, है ना। वही वही आपको रिकॉल भी करना है और आपको लिखना भी है। तो ये प्रोसेस को आप डेवलप करिए, ये हैबिट को आप अगर जब डेवलप कर लेते हैं ना, तो फिर आपको मैटर नहीं करता कि आपको क्वेश्चन कौन चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है। बस आपको अपना पेपर फिनिश करने में ध्यान रखना है कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं और कोशिश करूं कि मैं रिलेटिव चीज़ें लिखूं। मतलब जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज़ों को मैं मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पर, वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। तो उसके लिए आपको बार 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 क्वेश्चन को 10 बार लिखने पड़ेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आपको देखने पड़ेंगे। और हर डायमेंशन में आपको जिस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछता है उस डायमेंशन को आपको कवर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जस्ट बेसिक एक टाउन प्लानिंग, है ना, उनका आर्ट, है ना, और उनका स्कल्पचर्स जो थे वो पढ़ते हैं बेसिकली, है ना। तो उसमें अब अचानक से आपको पूछ दिया कि एक्सटेंशन क्या था आईवीसी का, तो आप बताएंगे कि उधर अमरी से इधर उधर बताएंगे कि ऐसा हुआ था, है ना, लोथल इधर साउथ में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ना सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। जब तक आप क्वेश्चन लिखेंगे नहीं ना, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा ग्रेनरीज से, है ना, तो अब बस इतना बेसिक सा क्वेश्चन आईवीसी में बस यही पढ़ते हैं कि ग्रेनरी था वहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे न्यू क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप न्यू क्वेश्चंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर करते थे? क्योंकि अगर आप प्रीवियस देख रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं, और जैसे न्यू क्वेश्चंस अगर रहते हैं, अगर बिना किसी टेस्ट सीरीज वगैरह के ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? देखिए 40% क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, जो ऑलरेडी आ रहे हैं क्वेश्चंस जैसे वैसे ही पूरे आ रहे हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम के बारे में तो हर साल पूछा है, हर साल का वो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। हाँ, पहला टॉपिक भी है और पूछता भी वही है। तो ये हो गया एक। और जैसे मैंने बताया था कि मराठा का सूबा सिस्टम के बारे में तो पूछता ही पूछता था। इस बार भी मराठा से एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा था। और तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा और डायमेंशन आपको कवर करना है। जैसे स्कीम्स वगैरह जब मैं पढ़ता था, तो स्कीम्स वगैरह ऐसे पढ़ने में कुछ अलग ही फीलिंग आती है। लेकिन जब आपको 15 नंबर में पूछ देगा कि आपका गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या चाहती है, आपका ऐसे में पूछ दिया कि नया मॉडल क्या है, जैसे अभी जो कई सालों से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे उनको पता है कि गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी कृषि न्याय योजना। लेकिन न्याय का जो अर्थ है, मतलब लोगों को नहीं पता है, कि बहुत कम लोगों को पता रहता है कि ये न्याय क्यों आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो न्याय को पढ़ने के लिए, मतलब उनका न्याय योजना का था कि मैंने बहुत इलेबरेटिव तरीके से पढ़ा था उसको, कि न्यूनतम आय के लिए था, इनकम डिवाइड जो है, इनकम गैप उनको उसको मरने के लिए उन्होंने स्कीमें सब्स्टिट्यूट करना है, इनकम सब्स्टिट्यूशन स्कीम्स है, जैसे विलेज कॉटेज इंडस्ट्री है। तो ये सब चीज़ों को आपको एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है, होलिस्टिक तरीके से पूछना है, पढ़ना है, ताकि वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी एंगल से पूछेगा ना, तो आप उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मतलब होलिस्टिक अप्रोच बना के उसको कवर किया जा सकता है। ओके, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। प्री की कैसे तैयारी करें, मेंस का, इंटरव्यू का। एक फाइनल मैसेज चाहिए, और इसके बाद हम लोग आपके लिए, हम लोगों ने पहले से पोस्ट कर दिया था कि सर आने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। बट उससे पहले एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से, जो आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हैं कि बस इस चीज़ को फॉलो कर लेना, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन पे फेथ रखिए कि आप जो थ्रू आउट इतना समय प्रिपेयर किए, अपना इतना डेडिकेटेड
समय दिए हैं, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पे और अपने स्टडी मटेरियल पे भरोसा रखिए कि ये आपको सक्सेस दिलाएगा। और अगर नहीं दिलाता तो उस कमी को आप पूरा करके फिर आगे बढ़िए और फिर मेहनत करिए, है ना। मेहनत करना तो आपके बस में है, तो आप वो मेहनत करते रहिए। और सक्सेस और फेलियर तो लाइफ में लगे रहते हैं, डेली में आपका ये जो हसल है एक दिन आपको कहीं ना कहीं शून्य से शिखर में लाके रख देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप पर खुद पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंटली आप कोई भी चीज़ों को करिए। प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं काफ़ी सारे, कि काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो और मेंस के लिए ऐसा है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए आंसर राइटिंग की, है ना। और आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय बाकी सारी चीज़ें छोड़ के बस उस नोट्स को पढ़ के आप अपने पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अब स्टूडेंट्स के कुछ डाउट हैं जी। वो आपसे पूछना चाहते हैं, डीएसपी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि इनका आंसर दे सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है, चंदन ने पूछा है, डीएसपी कैन प्रमोट अप टू विच रैंक इन 30 ईयर्स? आप उसके बारे में जानते हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे को जिस प्रकार से अभी मेरे को पता चला है, अभी मैं पूछना चालू किया हूँ, पहले तो नहीं पता था। बोलते हैं कि आईपीएस प्रमोट हो जाते हैं, जैसे 10 साल में करीब एएसपी, फिर उसके बाद सीएसपी, फिर उसके बाद एसपी, मतलब फिर उसके बाद जैसे ही एसपी बनेंगे शायद, तब आप आईपीएस कैडर में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप अगर 30 इयर्स की सर्विस, आप बहुत समय है, 30 इयर्स लॉन्ग टाइम होता है, तो आप डीआईजी, आईजी और फिर डीजीपी भी बन सकते हैं। ओके, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है। जी, पॉसिबिलिटी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव ऐसे के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए स्टूडेंट्स को? इफेक्टिव ऐसे मतलब कि ऐसे में अच्छा। मार्क्स ज़्यादा फेच करने के तरीके, अपने ऐसे को थोड़ा मतलब डायमेंशन को थोड़ा बढ़ाइए। जैसे आपके आईपीएल का जो क्वेश्चन आया था, तो आईपीएल में कुछ लोगों ने लिखा होगा, मैंने जैसा लिखा था मैं बता रहा हूँ। आईपीएल में मैंने कुछ बॉलीवुड और आईपीएल के कनेक्शन को भी मेंशन किया था। मैंने गैम्बलिंग और हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको भी मैंने किया था, ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग के ऊपर। और मैंने जैसे स्टेट के बीच में जो इश्यूज थे, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर को लेके, तो उसको भी मैंने मेंशन किया था, क्योंकि उन लोग का जो आईपीएल होता है, उन दोनों के बीच में जो मैच होता है, वो काफ़ी उनके लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग होता है, इंस्पायरिंग होता है, सॉरी। तो ये मैंने मेंशन किया था। तो अपने ऐसे को ऐसा बनाइए कि आप डायमेंशंस को थोड़े बढ़ा दीजिए। सिर्फ आपको एक ही टॉपिक में कितने ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा ऐसा कोशिश करिए कि आप उसको अपने, मतलब जो एग्जामिनर पढ़ रहा है, तो उसको भी आप ऐसा फील कराएं कि नहीं, ये मतलब ऐसे है, इसका मतलब कि इसका क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है। एक तो आपका स्ट्रक्चरिंग जो है ऐसे का ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए ऐसे का। और कोशिश करिए कि डायमेंशंस को, आप सारे डायमेंशंस को मेंशन करें। आईपीएल या कोई भी टॉपिक में आ रहा है तो उसको सारे डायमेंशंस को मेंशन करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 15-10 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने के लिए सिलेक्शन टाइम में मतलब कितना देखना चाहिए? कैसे मतलब आप 15 और 10 मार्क के क्वेश्चन को मैनेज करना चाहिए? जैसे देखिए, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप इजीली उसका को कंटेंट अवेलेबल है या मटेरियल अवेलेबल है, तो आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछ देता है जिसके बारे में आप कम जानते हैं, जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछना चाहिए और आपको 10 नंबर में पूछ दिया है या 8 नंबर में पूछ दिया है। तो कोशिश करिए कि उसमें उससे रिलेटेड और भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो आसपास की, उसको भी मेंशन करने की कोशिश करिए। और जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी प्रिपरेशन वैसी ही रखिए कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही प्रिपेयर करें अपने आप को, और अपने नॉलेज को इतना रखें कि आपसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन 15 में भी पूछ रहा है, तो आप वो 5 मार्क्स को कैसे एक्स्ट्रा फैच कर सकें। तो वो आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स या कुछ कंक्लूजन लिख के आप उसको फैच कर सकते हैं 5। सर 10 मार्क्स में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए और 15 मार्क्स में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए?
हाँ, वर्ड्स तो ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें लाइंस रहती है और प्री डिटरमाइंड रहता है कि इतना आपको लाइन लिखना है। तो जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो वो 19 या 20 लाइन दे देते हैं। तो उसको आपको वर्ड काउंट करने, तो एग्ज़ाम में वर्ड काउंट करने के तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा है कि आपको पूरा का पूरा लाइन भरना है, पूरा का पूरा लाइन भरना है। और अब पूरा लाइन भरने के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ों को आपको अंडरलाइन या हाईलाइट भी करना है। तो वैसा करके आप कर सकते हैं 10-15 नंबर के क्वेश्चन में। ये करना ज़रूरी है कि आप रेगुलरली उसी को प्रैक्टिस करते रहें। एक क्वेश्चन है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें सर? जी, स्मार्ट स्टडी ऐसा है कि जैसे आपको कभी जैसे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है तो उसको काफ़ी आप इंटरेस्ट से पढ़े, है ना, नॉर्मल बुक से ना पढ़ के आप उसको इंटरनेट में सर्च करिए। बहुत सारे एनजीओज वगैरह वहाँ प्रोग्राम चलाते हैं और वहाँ के कल्चर को हाईलाइट करते हैं, आर्ट फॉर्म को लोग हाईलाइट करते हैं और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मेंशन करते हैं। तो ये सब को आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में उस चीज़ का डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको गूगल का बहुत सहारा लेना है, क्योंकि पेपर 7 और कई सारे जो ज्योग्राफी में तो आजकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है कि ये क्या है, वो क्या है, पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है, ऐसा नहीं पूछते वो लोग करंट रिलेटेड ही पूछते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी से लेते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को गूगल से सर्च करिए और लेटेस्ट डेटा और उससे आप अपडेटेड रहिए। ओके। एक क्वेश्चन है कि डीएसपी के लिए कितना रैंक लाना पड़ता है, ये जानना चाहते हैं। ऐसे तो रैंक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना रैंक लाएंगे। आप एग्ज़ाम दीजिए और अपने आप का जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा है डीसी डीएसपी और उसके बाद जो 16-17 अदर पोस्ट होते हैं तो आपके रैंक के हिसाब से वैसा मिल जाएगा आपको पोस्ट। और जैसे ऐसा नहीं कि डीएसपी ही पर्टिकुलर बनने के लिए आपको कितना रैंक लाना पड़ता है, ये तो बताना पॉसिबल नहीं है। वो डिपेंड करता है कितने पोस्ट आए हुए हैं और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, सारी चीज़ों पे। सर ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे तैयारी करें? जैसे आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या लॉ है या मेडिकल बैग है तो आप मेरा कहना है कि आप अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करें, है ना। और आप 1 साल का टाइम लीजिए और लास्ट ईयर में हर कोई भी स्ट्रीम में लास्ट ईयर का जो रहता है वो बहुत इजी होता है। तो आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं उस पीरियड में और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप पढ़ना चालू करिए। इंडियन जीएस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंडियन हिस्ट्री और ये सब तो थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दीजिए ताकि आप जब एक बार एक सूत्रीय पढ़ने बैठें अभियान में तब आपको वो सब चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट ना लगे। और प्लानिंग करना चालू कर दीजिए। बेसिकली प्लानिंग आपको करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के आप पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे। ओके जी। ये कॉलेज वाले से ही लगता है स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट है। सेकेंड ईयर से, कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही कोचिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्या, या कॉलेज के साथ साथ कैसे तैयारी की जाए? जैसे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो जैसे आर्ट्स वाले तो बहुत सारा सिलेबस उनका कवर्ड रहता है ना, जो अपने सीजीपीएससी का सिलेबस है। तो आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर कभी भी चालू कर सकते हैं। प्रिपरेशन ज़्यादा उनका बर्डन नहीं रहता है कि लोग डिस्टेंस से भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग उतना कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। तो आप वो चीज़ें चालू कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। जितना अर्ली आप प्रिपरेशन करेंगे उतना आपको अर्ली सक्सेस मिलेगा। तो आपको डेफिनेटली कर देना चाहिए, जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। सीजीजीएस में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? छत्तीसगढ़ जीएस ऐसा है कि बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड सिलेबस है। तो आप उसको रिवीजन आप अपने तगड़ी रखिए क्योंकि हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे पर्यटन वाले स्थल है ना, और कोई कल्चरल प्लेसेस हैं तो वो सब चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी एग्ज़ाम में। तो उससे रिलेटेड आपको रिवीजन कंटिन्यू आपको करना है। और छत्तीसगढ़ जीएस वाला पोर्शन जो है आपको काफ़ी पढ़ना है क्योंकि बहुत नंबर आता है, बहुत मैक्सिमम मार्क्स फेच करने के लिए आपको। कितने परसेंटेज क्वेश्चंस रहते हैं आपके? सीजीजीएस से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक पेपर में, जैसे छत्तीसगढ़ वाला जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री वाला पेपर है तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में ऑलमोस्ट जितना इंडियन जीएस का पोर्शन है उतना ही छत्तीसगढ़ जीएस का है। इंडियन जीएस तो काफ़ी वास्ट हो जाता है, छत्तीसगढ़ का जीएस हिस्ट्री कम है और मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हैं उसमें। ओके जी। नेक्स्ट है सर, मेंस में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है क्या?
जी, क्वेश्चंस तो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आए या ना आए। क्वेश्चंस तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, आप कुछ कुछ तो लिख के आना है आपको, है ना। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि आपको जैसे क्वेश्चन आपने आंसर लिखे भी हैं तो आपको एग्जैक्ट वो मार्क्स नहीं मिलना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, है ना, जो आप जैसा आपने लिखा है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये फॉल्ट है, और एग्जामिनर जो है वो आपके आंसर में वो चीज़ नहीं ढूंढ पा रहा है जो आपको मार्क्स दे। तो ये करना चाहिए जी आपको। ओके, बुक लिस्ट जाना चाहते हैं आपका, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। जी, बुक लिस्ट। पहले प्री की कोचिंग करनी चाहिए या फिर मेंस, या फिर कंबाइंड करना चाहिए तैयारी? तैयारी आप कंबाइंड करिए, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलरली प्रीलिम्स तो आपका हर्डल नहीं है ना, मतलब प्रीलिम्स के बाद फिर आपको मेंस भी देना है, और जैसा रिजल्ट आता है 1 महीने बाद तुरंत मेंस होने लगता है, तो फिर उसके बाद 1 महीने में मेंस का प्रिपरेशन तो मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आपको इंटीग्रेटेड ही तैयारी करनी चाहिए। आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनाने चाहिए, और मेंस के एक आध दो क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उससे लिखने चाहिए। तो आपकी कंटिन्यू रोज करिए, तो उससे जी अच्छे से हो जी। सकता है तैयारी। लास्ट एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे एरिया में पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, 12th के बाद शादी का प्रेशर रहता है, मैं भी CGPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मुझे कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए? सर, ये तो मतलब उनका अपना पर्सनल स्ट्रगल है, तो उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर आप शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं तो आप शादी करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आपका लाइफ पार्टनर उतना सपोर्टिव है तो आप प्लीज़ शादी कर लीजिए, और ज़्यादा अपने आप को बर्डन मत दीजिए, और किसी से लड़ने की, फाइट करने की ज़्यादा अपने लाइफ में बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रगल को कम रखिए, ताकि आप जो पेपर में हैं, आप उसमें फोकस कर सकें। तो ये आप करिए, बाहर के स्ट्रगल्स को जितना हो सके अवॉइड करिए, और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रगल पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच सर, जी सारे आंसर्स देने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। हमारा एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर या टॉपर को टैग करते हैं जिनको आप जानते होंगे, जो यहाँ पर लगता है कि अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कर सकते हैं। तो आप कोई है जानकार जिनको आप टैग करना चाहेंगे? हाँ, मैं पूजा पिंजा को टैग करना चाहूँगा, रैंक 6। ओके, और मैं चाहता हूँ कि वो आके अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि उनकी क्या थी स्ट्रेटजी। तो पूजा जी, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है ताकि आप यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। एंड आप सब लोगों के लिए भी ऐसी वीडियोस और हम लोग लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।